अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज प्रोफेसर अकील महफूज एंड वेलकम शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 4 है सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 9। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हमने जब बेंजीन के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि बेंजीन एक हेक्सागोनल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ जो बेंजीन है उसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली बेंजीन ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके जो है न्यू ऑर्बिटल दे रहे हैं। यहाँ पे फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस हो रहा है क्योंकि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी। इट्स क्लियर। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ओवरऑल बेंजीन सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान। अगर डबल बॉन्ड को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हम ये जानते हैं कि हर इस पॉइंट के ऊपर कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान। ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान बन रहे हैं। उसके बाद आती है जी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को फिर हम देखेंगे। इससे पहले सिग्मा बॉन्ड के रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और 2p जो है 2px 2py ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल देते हैं जिसकी शेप ना s की तरह है ना p की तरह है बल्कि न्यू शेप होगी, जिसकी एक लार्ज लूप है एक स्मॉल लूप है जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अगर बात करें सिर्फ एक कार्बन एटम, तो जो एक कार्बन है अलोन वो 3 सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। चलें हम देखते हैं किस तरह से सिग्मा बॉन्ड 3 दे रहा है। देखें हम 6 कार्बन ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन। देखें ये एक कार्बन जो है ऐसे करके ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद ये इसका इस तरफ दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये जो है ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इस साइड पे इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है। फिर जरा ये भी तो कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, इसका ये इधर आके ओवरलैप करेगा, ये भी का इसके 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, ये इधर ओवरलैप कर रहा है। इस तरह से सेम केस होगा कि ये इस तरह हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, ये यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यूं करके ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल जो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है वो बनता है। ठीक है, तो ये 6 हेक्सागोनल। तो अगर एक कार्बन को देखें तो कार्बन का ये वाला पोर्शन हाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज और ये हाइब्रिडाइज। तो एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और वो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते नहीं हैं। अब सिग्मा बॉन्ड के रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। ये मेरे से फिगर इतनी एक्सीलेंट नहीं बनी, आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी प्रिसाइजली बनानी है ताकि ये अच्छी सी फिगर बन जाए। अब ये बात तो हमने देख ली कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, क्योंकि हम हेक्सागोनल अगर स्ट्रक्चर बेंजीन का डिस्कस कर रहे हैं तो हमने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सारी बातों को एलोबरेट करना है। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमने कहा कि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं और ऊपर अगर आप देखें तो 2px 2py को मैंने हाइब्रिडाइज किया है, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहा है, हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन रिंग के अंदर हर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आपने यहाँ पे कभी भी कंफ्यूजन है, अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि बेंजीन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं तो जनरली बच्चा ये कंसीडर करता है कि 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 ही कार्बन होंगे, जबकि ये बात गलत है। सारे
ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं sp2। रीजन क्या है? देखिए एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है और वो है 2pz हो गया। कई बार 2py भी रह सकता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं 2pz। अब इस केस में जो पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। जब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग के अबव भी होगी और बिलो भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो जो है बेंजीन रिंग होगी। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएं, ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएं, ये और ये बॉन्ड बनाएं। तो 3 डबल बॉन्ड बन गए। अब प्रोबेबिलिटी उलट भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी उल्ट कैसे हो सकती है कि इस केस में ये और ये बना लेते हैं, ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएं। जब ये और ये बनाएंगे, ये और ये बनाएं बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड बनाएं। तो इस केस में बेंजीन का जो पाई और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो एक एटम के पास कन्फाइंड नहीं रहते। उनकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक केस में ये दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरे केस में ये दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लें। तो डबल बॉन्ड जो है वो पूरा रिंग के अबव एंड बिलो जो है वो मूव करता रहता है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, बेंजीन के लिए जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं वो ऐसे करके और ये इसके नीचे करके यूं लगाते हैं सर्कल। इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अबव एंड बिलो द रिंग के ऊपर कन्फाइन है। आपने देखा होगा कि आपकी बुक में कहीं बहुत ज़्यादा अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं बना हुआ, बल्कि एक सर्कल लगाया हुआ है। इस सर्कल का ये मीन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फिरते रहते हैं, कभी इधर बॉन्ड बना लेते हैं, कभी दूसरे कार्बन के साथ। तो ओवरऑल एक ही सिचुएशन के ऊपर आप जज करें तो तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होंगे और पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। क्योंकि ये बड़ा फास्ट फिनोमिना होता है तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कौन से सिर्फ कार्बन आ रहे हैं, क्योंकि सभी कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अपीयर होता है। और आप ये भी जानते हैं कि क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री होगी, टाइप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड क्या से बनेंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे होगा, ये सारी बातें आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से लेके चलनी है और उनको लिखना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में जो सेकंड पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में हम ये देखेंगे कि बेंजीन एक्चुअली कितना स्टेबल है। और कैक्यूल के स्ट्रक्चर में हमने एक ड्रॉबैक भी देखा था कि कैक्यूल ने जो हाइपोथेटिकल या जो कंपाउंड बेंजीन मतलब डिस्कवर किया उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में ये एक्सप्लेन किया कि बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज़ कहीं उसके हिसाब से बेंजीन लेटर ऑन देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो स्टेबल कैसे है ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर हम ये कहते हैं ये इस तरह से है। तो इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसके बजाय हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, इसका नाम है 1,3,5 हेक्साट्राईन, जो कि एक अल्कीन है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर भी उतने ही डबल बॉन्ड हैं। जैसे ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 के साथ शो करेंगे, फिर डबल बॉन्ड इधर है तो इसको 3 के साथ शो करेंगे, ये 5 है तो इसके साथ शो करेंगे। देखें, अगर इस वाले के साथ आ रहा है ना डबल बॉन्ड, तो हम पहले कार्बन को प्रेफर करेंगे पोजीशन 1 को। अगर 3 और 4 में बन रहा है तो 3 को प्रेफर करेंगे, 5 और 6 में बन रहा है तो 5 को प्रेफर करेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जो कि बिल्कुल बेंजीन की ही तरह है। हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि फर्स्ट किया कि हेक्सा, हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाया और फिर हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की। ये जो कंपाउंड था ये था 1 हेक्सीन। कौन सा कंपाउंड था? 1 हेक्सीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। जब हमने हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो था साइक्लोहेक्सेन। और आप जानते हैं कि 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन सिंपली आके इधर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो इस केस में एनर्जी जो रिलीज हुई वो 119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई।
नेक्स्ट केस में उन्होंने हेक्सीन के बजाय जो कंपाउंड कंसीडर कर लिया वो कंसीडर किया जी 1,4 हेक्सा डाईन। 1,4 कैसे हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जहाँ से बॉन्ड शुरू होंगे वहाँ से प्रेफर करना है। अब इस केस में इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड होने से इसकी जो हमारे पास जब साइक्लोहेक्सेन बना तो एनर्जी हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई वो 239.5 थी। ओके 239 थी। 119 सिंपल कैसे किया, 119.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये एनर्जी रिलीज हुई तो इसलिए माइनस का साइन यूज हुआ। लेकिन जब हम बेंजीन के अंदर इस बात को ट्रीट किया तो बेंजीन ने कितनी एनर्जी रिलीज की जी, 231 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की। ठीक है, फिर हमने 135 हेक्सा ट्राईन लिया जो कि बिल्कुल बेंजीन ही की तरह एक कंपाउंड है। 135 हेक्सा ट्राईन। अब इसके अंदर जो है हमने कितने हाइड्रोजन ऐड किए, 3 हाइड्रोजन को ऐड किया। यहाँ से जो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्सेन बना, मगर इस केस में 3 को 119.5 से मल्टीप्लाई करो तो 358.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हम बेंजीन इसी ही सिचुएशन में हमने बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की तो जो बेंजीन ने एनर्जी रिलीज की वो थी 208 किलो जूल पर मोल। अब देखें जो हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 हेक्साट्राईन हमने कंसीडर किया उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की जबकि बेंजीन ने बहुत कम एनर्जी रिलीज़ की। ये बात ये इंडिकेट करती है कि बेंजीन एक वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन स्टेबल है, ये इतनी कम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो ये इससे जो ऊपर एनर्जी है ये भला जाती कहाँ है, तो इसकी एनर्जी किधर जाती है ये हम देखते हैं। चलें जी, इसके लिए हमने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। जब हम ग्राफ देखेंगे तो पहले वाले केस में हमने ये कहा कि ये इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, दूसरे वाले केस में कहा ये इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। थर्ड केस में हमने कहा ये एनर्जी इतनी रिलीज कर रहा है, इतने। इस केस में 119.5 थी, इधर 239 थी, यहाँ पे -358.5 है। ये एनर्जी, ये ऐसे ग्राफ को इस साइड पे एनर्जी है, ये ऐसे करके और यूं करके। फिर हमने किसको लिया जी, बेंजीन को ले लिया। आखिर पे हमने बेंजीन को लिया तो बेंजीन ने एनर्जी रिलीज की जी ये यहाँ पे ऐसे, और बेंजीन ने एनर्जी रिलीज की -208 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो गई कहाँ पे। इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब इस एनर्जी से क्या मुराद है, देखें बेंजीन जो है पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अब वो से देखिएगा। अभी पहले केस में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, फिर यहाँ बना रहा हूँ, फिर यहाँ बना रहा हूँ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करते हैं तो हम डबल एरो से इंडिकेट करते हैं। अब अगली पॉसिबिलिटी ये है कि इस केस में मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाया था, अब डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। फिर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बेंजीन जो है, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये बना सकता है, ये बना सकता है। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बेंजीन यूँ बनाए और यूँ बनाए। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बेंजीन जो है ऐसे बनाए और ऐसे बनाए। अब 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन बनाता है। अब देखें, आप अच्छे से जानते हैं कि एक कंट्री जो है उसके पास उसके हर सिचुएशन को डील करने के लिए उसके पास अगर तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें हों तो हम कहते हैं वो स्टेबल कंट्री है। सेम द केस इज़ हियर कि बेंजीन और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसकी वजह से बेंजीन इटसेल्फ में ही मगन रहता है, इसलिए बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये जो 150.5 एनर्जी जो बचती है, 150.5, इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने में यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बेंजीन जो है बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता रहता है और सारी एनर्जी वहाँ यूटिलाइज हो जाती है और इट्सेल्फ बड़ा स्टेबल रहता है।
इसी वजह से बेंजीन बहुत स्टेबल मालिक्यूल है। ये क्वेश्चन लॉन्ग पेपर में बहुत बार अपीयर हुआ है, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और बहुत सी मेहनत करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।